नमस्कार, मैं शिखा रिपोर्टर कृति भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। कृति भूमि न्यूज की टीम इससे मौजूद है जिला यमुनानगर गांव सुख में। इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं सरपंच पद के भावी उम्मीदवार प्रदीप कुमार। जानते हैं राजनीति में आने का इनका उद्देश्य क्या है, जनता की सेवा करने की प्रेरणा इनको कहां से मिली और इनके गाँव में क्या क्या समस्याएं अभी तक बनी हुई है। पहले आपका स्वागत कृति भूमि न्यूज में, आपका नाम और आपके गाँव का नाम। जी शुक्रिया जी, बहुत बहुत आपका तो मेरे को कवर करने के लिए। सबसे पहले जो ग्रामीण क्षेत्र के जो मुख्य कार्य है, जैसे विकास के कार्य हैं, तो हमारे गांव में जो ये काफ़ी तरह से पिछड़ा हुआ है। चाहे आप यहाँ पे सफाई व्यवस्था देख लीजिए, डेवलपमेंट में पिछड़ा, हाँ डेवलपमेंट में पिछड़ा हुआ है जी। और यहाँ पे प्रॉपर एक्सेस नहीं है। आप कहीं भी जाओ, चाहे शमशान घाट ले जाओ या गांव के अंदर आप देख लीजिए, गलियों का बुरा हाल है, गंदगी हर जगह फैली हुई है। और गांव में जैसे कि जो सरकार के द्वारा दी गई जो सुविधाएं हैं, जो फैसिलिटी है, तो वो प्रॉपर पहुंच नहीं पाती हैं। स्कीम्स जो है जी जी जी, स्कीम नहीं पहुंच पाती हैं। तो मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि जब भी अगर मेरे को ये अगर गांव वाले मेरे को ये मौका देते हैं, मेरे ऊपर अपना हाथ रखते हैं, तो सबसे पहले मैं जो यहाँ के युवा है उनको जो नई नई स्कीम्स आ रही हैं, जो यहाँ के ग्रामीण लोग हैं उनको उनसे अवगत कराऊँगा। ठीक है, तो बाकी उसमें ये है कि अगर कोई भी अगर खेल से संबंधित है, राजनीतिक क्षेत्र का है, शिक्षा के क्षेत्र का है, तो उसमें उनकी मदद की जाएगी। जैसे हमारे यहाँ पे बहुत गरीब परिवार हैं जिनको आवश्यकता है ग्रांट के लिए, तो वो बार बार किसी और लोगों के पीछे फिरते हैं। कुछ लोग उनसे पैसे भी ऐंठ लेते हैं और उनको ग्रांट नहीं दी जाती है। तो मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि मैं उन लोगों को ग्राउंड लेवल पे जाके उनकी हेल्प करूँगा, चाहे मेरे को अपना खर्चा करना पड़े, अपना समय मैं उनको दूंगा। क्या क्या समस्याएं आपके गांव में अभी तक बनी हुई है? प्रमुख समस्या तो ये है कि जैसे एक हमारे गांव में पंचायती घर जो है उसकी जो हालत है वो जर्जर है, तो वो कभी भी गिर सकता है ना। उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी है। तो मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि गांव में एक तो सबसे पहले पंचायत घर और पंचायत ऑफिस बनाया जाएगा, जिसमें जो पंचायत का जो मेंबर हैं और उनकी जो प्रॉपर हर वीकली मीटिंग रखी जाएगी, और सरपंच जो है 24/7 अवेलेबल होगा। और उसके बाद जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बारात घर है, बारात घर की समस्या है, कुछ पंचायती झगड़े हैं, तो उनका जो है, और पानी की निकासी है, तो उनका बहुत ही सभी की सलाह लेकर उसको निपटारा किया। पानी की निकासी का समाधान आप किस प्रकार से करेंगे? देखिए, पानी के निकासी का समाधान जो है, हम एक ड्रेनेज सिस्टम या फिर अंडरग्राउंड या ट्रीटमेंट या कुछ भी है, जो यहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत करके जो उनका समाधान निकालेंगे, उस तरह से हम जो उसका समाधान करेंगे। एजुकेशन को लेकर क्या कुछ करेंगे कि गांव के बच्चे गांव में? देखिए, एजुकेशन के लिए हम सबसे पहले कोचिंग सेंटर, एक लाइब्रेरी बनाने का भी प्रावधान है, तो जिसमें जो है हर बच्चा जो है 10वीं क्लास वाला या 12वीं क्लास वाला, उसको कोचिंग दी जाएगी और वो निःशुल्क रहेगी। और जैसे ग्रामीण क्षेत्र में हमारे यहाँ पे जैसे सरकारी कॉलेज नज़दीक में नहीं है, तो हमारी जो पंचायत ज़मीन भी है यहाँ पे, तो हम ये चाहते हैं कि अगर गवर्नमेंट उसको एक्वायर करके अगर कोई सरकारी कॉलेज बनाना चाहती है तो हम उसमें मदद कर सकते हैं। नशे की क्या स्थिति है आपके गाँव में? देखिए, नशे की स्थिति जो धरातल पर ऐसा है कि यहाँ के बहुत जो युवा हैं वो नशे की चपेट में आ चुके हैं जी। तो मेरा मुख्य उद्देश्य यही होएगा कि हम ऐसे युवाओं को हम पॉइंट आउट करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे और उनसे सुझाव लेंगे। पहले तो उनसे सुझाव लेंगे कि वो नशा छोड़ना चाहते हैं या कैसे है, लेकिन उसके लिए भी टीमें गठित की जाएगी जो उनको पॉइंट आउट करेगी और उनका जो निपटारा किया जाएगा। चाहे उनको जो नशा मुक्ति केंद्र है उनमें भर्ती कराया जाएगा या उनके शिक्षा के उनसे मीटिंग करके तो उनको समझाया जाएगा। जी 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 जी, ऐसा कुछ भी हो जी सकता है। जी। स्वच्छता को लेकर क्या कुछ करेंगे गाँव में? सफाई कर्मचारी कितने हैं? स्वच्छता के लिए देखिए, हमारे गांव में मुख्य जो समस्या मैंने पहले भी बोला है कि सफाई व्यवस्था की है, जिसमें सिर्फ एक ही सफाई कर्मचारी है। और हमारा ये उद्देश्य रहेगा भी कम से कम, जैसे यहाँ पे 2 माजरी लगती है, एक ये सुख है और दूसरा सुख माजरी है, तो उसमें हम चाहते हैं कि कम से कम 2 या 3 सफाई कर्मचारी जो है वो अपॉइंट किए जाएंगे।
उसका प्रावधान है उस चीज़ के बारे में। तो हम चाहते हैं कि अगर 2 रहेंगे तो उनको प्रॉपर टाइमिंग भी रहेगी उनके, और अपना सफाई के प्रति वो ध्यान भी दे सकेंगे। और जो भी सफाई है गांव में उसका प्रॉपर जो है हम ऑब्जर्व करेंगे, उसको देखेंगे, मॉनिटरिंग प्रॉपर रहेगी। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, अगर हम सुरक्षा के लिहाज से देखेंगे तो अगर हम सरपंच नियुक्त होते हैं तो गांव में सबसे पहले जो यहाँ पे चोरी की समस्या भी है, बल्कि हमारे घर में कुछ चोरी हो चुकी है पहले, तो सीसीटीवी जो कैमरा है तो वो लगवाए जाएंगे, जो एक्सेस पॉइंट और इग्रेस पॉइंट है गांव के चारों तरफ के, तो वहाँ पे लगाए जाएंगे ताकि जो सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे। अगर कोई भी लोग चोरी करने की सोचेगा तो 100 बार उसको मीन्स देखेगा। गांव की टोटल पॉपुलेशन कितनी है? देखिए गांव की टोटल पॉपुलेशन जो हमारी है 1500 के करीब है, जी। तो जिसमें हमारी 1001 जो है वोटिंग है। 1001 वोटिंग। जी। बीपीएल फैमिलीज कितनी है? देखिए बीपीएल फैमिलीज यहाँ पे ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो 200-300 के करीब है। 200-300 करीब है, 1000 में 200 के करीब है जी। तो ऐसे कितने बीपीएल फैमिलीज हैं जो बीपीएल की श्रेणी में आते हैं और उनको उसका लाभ नहीं मिल रहा? देखिए ऐसे तो जैसे हम कभी दूसरे गांव में भी दौरा करते हैं तो वो बीपीएल की श्रेणी में हैं, उनका राशन कार्ड पीला है, लेकिन वो जो मूलभूत सुविधाएं उनसे वंचित है। जैसे कि बीपीएल वालों के लिए सबसे पहले मैंने आपको पहले बोला ग्रांट का ज़्यादा इशू है, तो ग्रांट के लिए वो फॉर्म भरते हैं, फॉर्म प्रोसेस भी होता है, अप्रूवल भी मिल जाती है, लेकिन कुछ जो निजी स्वार्थी लोग हैं उनके वजह से उनको जो प्रॉपर ग्रांट नहीं मिल पाती है, तो हम इसका समाधान करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना जी 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 जी। कितनी फैमिलीज को मिली आपके गाँव में? देखिए उसका प्रॉपर डाटा तो अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये तो जो मिली है या नहीं मिली? जो वर्तमान सरपंच है वो तो उनके पास उसका वो है। नहीं, वैसे आपके अकॉर्डिंग मिली है या नहीं मिली है? नहीं मिलती भी हैं, लेकिन कुछ मेरे पास पहले भी ये 5 ईयर के प्लान में मिली है? जी 5 ईयर के प्लान में तो बहुत कम मिली है, लेकिन मेरे पास ज़्यादातर 10 लोगों का आंकड़ा है जिन्होंने मेरे पास आकर भी शिकायत की है कि हमारी जो ग्रांट है अप्रूव हो चुकी है, लेकिन हमको मिली नहीं है, अकाउंट में अभी तक आई नहीं है। कुछ मैंने पहले बोला भी जो स्वार्थी लोग हैं जो चाहे प्रशासन में बैठे हैं, तो उनकी वजह से वो अटकी पड़ी है। ये नशे के जो मैं दूर की बात तो नहीं करूँगा, चाहे आप न्यूज़पेपर या कहीं भी आप देख लीजिए या सोशल मीडिया के आधार पे, तो नशा में तो कुछ कमी नहीं आई है, तो शायद इसमें गवर्नमेंट की कुछ कमजोरियां हैं। और मैं तो सिर्फ अपने गांव की ही बात करूंगा क्योंकि मैं यहां का प्रतिनिधित्व करना चाहता हूं, तो यहां पे नशे की व्यवस्था जो है चरमराई हुई है, और कुछ ऐसे खाली प्लॉट यहाँ पे पड़े हुए हैं जिनके जो मालिक हैं वो यहाँ पे नहीं रहते हैं, और वो जो है जो खंडर बन चुके हैं, तो लोग उन जो ऐसे जो जगह है उसका नशे के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो लेकिन फिर भी हम इस तरह की जो पहले बोला कि जो पॉइंट आउट करेंगे ऐसे लोगों को जो नशा करते हैं, उनको समझाएंगे, उनको शिक्षित करेंगे। मैं पहले भी बोला आपको कि यहाँ इस गांव में कुछ भी जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है गांव वालों के लिए, तो गांव वाले अवेयर नहीं है। नहीं, गांव वाले अवेयर हैं, लेकिन वो सोर्स जो है उनको नहीं पता है कहाँ से वो इन्फॉर्मेशन लेनी है। तो हमारा यही है मकसद है कि गाँव में कोई भी सरकारी स्कीम है या किसी भी तरह का जो काम है उससे गांव वालों को अवगत कराया जाएगा, ताकि उनको प्रॉपर पता लगे कि गांव में कितनी ग्रांट आई है, कौन कौन सा कार्य हो रहा है और कौन सा कार्य होने वाला है गाँव में। माननीय प्रधानमंत्री ने जो नारा लगाया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसको लेकर कितना काम हुआ, एक नारा कहाँ तक सिद्ध हुआ? देखिए जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने नारा दिया था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो पहली बात तो ये है, जब से लॉकडाउन लगा है उसमें बेटी तो पढ़ नहीं रही और बेटा भी नहीं पढ़ रहा है उसमें, ठीक है। तो हमारा जो फोकस है दोनों पे ही होना चाहिए, लेकिन बात ऐसे है कि अगर हम बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं तो अगर आप रिसेंटली आप बहुत ऐसे केसेस आ चुके हैं जिसमें जो एक जो नारी जाति है या बच्चे हैं या जो पढ़ाई के लायक जो स्टूडेंट है उनके साथ बहुत अत्याचार हुए। तो हम चाहते हैं कि मोदी जी को इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए कि जो इस तरह के अत्याचार हो रहे हैं बच्चों पे, चाहे उसमें बलात्कार के केस लगा लो आप, अभी एक रिसेंटली दिल्ली में भी हुआ है, तो अभी तक ऐसे लोगों को जो ऐसे काम कर रहे हैं तो उनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। तो क्या इसके नहीं हुआ ये? हाँ जी, सबका साथ सबका विकास का जो नारा है ये कहाँ तक सिद्ध हुआ है, क्या डेवलपमेंट हुआ? देखिए अगर सबका साथ सबका विकास जो नारा दिया था भाजपा सरकार ने, अगर उसके बारे में बात की जाए तो जहाँ तक मेरे अपनी के पर्सनल व्यू है तो उसमें मेरे को तो नहीं लगता कि सबका विकास हो रहा है,
तो अभी लीजिए जो स्पेशली जो दलित समाज है या वंचित समाज के जो लोग हैं उनके ऊपर इन 5 सालों 7 सालों में बहुत अत्याचार हुए हैं। जी। कुछ जो ऐसे जो बिल थे जो उनके लिए शील्ड का काम करते थे उनको ख़त्म करने की कोशिश की गई है। तो मेरे जो व्यू के हिसाब से तो ऐसा कुछ जो नारा जो है उस पर खड़े नहीं होती है भाजपा सरकार, जो बोलती है कि सबका विकास और सबका साथ। देखिए जो हमारे जो भारत देश है इसमें जो जातिवाद है जो सदियों से ये एक तरह की बीमारी है, तो जिससे निजात पाना अभी तो जैसे आजकल के माहौल है उसमें तो संभव नहीं लग रहा है। तो कास्ट फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होते हैं या आप ये लगा लीजिए SC/ST एक्ट है उसमें अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर DSP लेवल का होता है, अगर वो ऑफिसर ही एक स्वर्ण समाज से आता है या जातिगत मानसिकता रखता है, हम सभी को इसमें जो चिन्हित नहीं कर रहे हैं भी हर जो स्वर्ण समाज का लोग आदमी है, तो कुछ जो अधिकारी हैं वो कानून का भी पालन करते हैं, भारत के संविधान को सर्वोत्तम मानते हैं। तो उसमें भी ऐसे ही कुछ फैक्टर हैं जातिवाद के, तो ताकि जो न्याय है न्याय ना मिल सके। अभी हम एक चीज़ और कहते हैं, हैदराबाद में एक इस तरह का एक कांड हुआ था जिसमें जो डॉक्टर थे, मैं नाम नहीं ले सकता, तो उनके साथ भी एक कुकर्म किया गया, उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई, जो उनको जला दिया गया था। तो क्योंकि वो जो ये मेरा एक पर्सनल व्यू है कि वो जो डॉक्टर थे एक स्वर्ण समाज से जो है मीन्स ताल्लुक़ रखते थे, तो जब उनको उनके जो क्रिमिनल्स उनके जो वहाँ पे एक्यूज थे उनको पकड़ा गया तो उसके बाद उनका एनकाउंटर कर दिया गया। तो हम उसको कानूनन तौर पर वो गलत है या कुछ भी है उसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन मैं यही चाहता हूँ अगर किसी भी अगर वो उस तरह का जो न्याय है अगर उन जो संबंधित लोगों को दिया जा सकता है तो दलित समाज को भी इस तरह का न्याय देना चाहिए सरकार। मतलब डिस्क्रिमिनेशन का भी अभी जी हो जाता है। अभी ये लगाइए, अभी यूपी में भी बहुत ज़्यादातर जो एक यूपी जो है एक क्राइम की राजधानी बन चुका है आज के समय में। आप डेली आप देखते हैं कितने वहाँ पे क्राइम हो रहे हैं, जिन लोगों को दिन दिहाड़े मारा जा रहा है, कानून की हत्या की जा रही है। जिन लोगों को चाहे वो क्रिमिनल है जिनको कानून के तहत सज़ा मिलनी चाहिए थी, तो उन लोगों को जो पुलिस अधिकारी अपने तौर पर सज़ा दे रहे हैं, चाहे उनकी हत्या कर रहे हैं, कुछ भी है, ठीक है। तो हम यही चाहते हैं कि किसी भी तरह का अगर कोई दलित समाज से है या किसी भी समाज से है तो कानून व्यवस्था जो है वो चरमरानी नहीं चाहिए, कानून व्यवस्था का पालन करना चाहिए। कानून व्यवस्था आपके एरिया में किस प्रकार से बनी हुई है? देखिए कानून व्यवस्था हमारे एरिया में अभी तक तो ठीक है, क्योंकि डेली हम न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं, बहुत रिव्यू भी लेते हैं लोगों का कि क्योंकि हमारे जो SP है मिस्टर कमलजीत गोयल वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नई डिनोमिनेशन भी होता है, और उन्होंने हर जो थाना क्षेत्र है उनको स्पेशल ऑर्डर देते हैं वो भी आपको नाइट को यहाँ पे सर्च करना है, पेट्रोलिंग करनी है, तो उसमें उन्होंने बहुत अपराधियों को पकड़ा भी है, शराब को भी पकड़ा है, और जो चोरी के मामले हैं चाहे कलानौर बॉर्डर पे हैं तो उन्होंने स्नैचिंग के मामले जी स्नैचिंग के मामले भी अभी जो शहर क्षेत्र है उसमें ये ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अभी तक कोई ऐसी जो है हमने सुनने को नहीं आई है, जो मेरी अपनी एक व्यू है। तो उसके बारे में CCTV लगे हुए हैं, जो पुलिस अपना काम कर रही है। अब आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने गाँव वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए मैं जो गांव सुख और सुख माजरी है जो एक ही क्षेत्र है, तो सभी ग्रामीण वासियों को एक ही संदेश देना चाहूँगा, संदेश या मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप उस जो व्यक्ति है उसको अपना प्रतिनिधि चुनिए जो आपके ग्राम की समस्या के लिए खड़ा होता है, चाहे उसमें किसी भी तरह का है, ग्रामीण क्षेत्र का विकास है, पानी की व्यवस्था है, शिक्षा के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, नशे के क्षेत्र में और महिला सुरक्षा के क्षेत्र में, जो भी प्रतिनिधि उसके बारे में काम करता है, आपको लगता है कि वो उस जो उसे वायदे किए हैं और उस पर खरा उतर सकता है, तो आप उसको वोट कीजिए और उसको जिताइए। धन्यवाद। कि अभी आपने सुना सरपंच पद के भावी उम्मीदवार प्रदीप कुमार ने कहा कि वे गांव की समस्याओं को समाधान करेंगे और गरीब लोगों को अपने साथ लेकर चलेंगे, युवाओं को नशे की ओर से रोकने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे। इसी के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपके आसपास कुछ भी गलत हो रहा है तो हमारे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें, हम आपकी आवाज़ बने हैं और बने रहेंगे। बने रहिए मेरे सहयोगी सुभाष के साथ, देखते रहिए स्पेशल रिपोर्ट।